थोड़ी बची रहेगी ना, मैं पहले उसको निपटा रहा हूँ यार, क्योंकि वो लेक्चर क्या है ना, चैप्टर खत्म भी करना है ना। हाँ, सवालों की प्रैक्टिस है ना, उसको आखिरी में रखूंगा कि एक दो लेक्चर अच्छे सवालों की करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए बेटा जी मैंने कोशिश की है कि आज थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर हमारे वो जो कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, बंधी हुई गति वगैरह है, स्प्रिंग बल है, वो सब हम सवालों के थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है ना बेटा जी। तो चैप्टर का नाम हमारा गति का नियम है, जड़त्व और संवेग के बारे में हम बातें कर रहे हैं। चलिए बेटा जी, तो बल हमने सीख लिया है, एफडी बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम भी सीख चुके हैं। द्वितीय नियम का उपयोग आपको सिखा दीजिए, पुली सिखा दिया, पुली ब्लॉक निकाय आपको बता दिया, जड़त्व और संवेग दोनों एक साथ, मैंने बगल बगल में लिखे, चाहता तो नीचे भी लिख सकता था, लेकिन बगल बगल में दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। फिर बेटा जी स्प्रिंग बल एवं स्प्रिंग बल निकाय, इस पर बेटा जी मुश्किल से मुश्किल सवालों के थ्रू 5 7 10 सवाल भी करवा दी तो भी खत्म हो जाएगा। फिर शरम बल, तुला मशीन और फिर बंधी हुई गति। तो थोड़ा सा समय तो लगना है, लगेगा बेटा जी, समय कुछ नहीं कर सकते, चैप्टर बहुत बड़ा है ये, जड़त्व और संवेग। तो आइए बेटा जी शुरू करते हैं बेटा जी कहानी को। इससे पहले मैंने आपको जो रिवीजन में बता देता हूँ, रिवीजन में मैंने आपको क्या करवाया, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा जी रिवीजन में मैंने आपको याद हो तो बेटा जी लिफ्ट वाले 5 केस करा दिए। लिफ्ट वाले केसेस कौन कौन से केसेस थे याद है? केस नंबर 1 तब जब त्वरण 0 है। केस नंबर 2 शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में ऊपर की तरफ है और त्वरित है। केस नंबर 3 ऊपर की तरफ है लेकिन मंदित है। केस नंबर 4 नीचे की तरफ है लेकिन त्वरित है। और केस नंबर 5 नीचे की तरफ है लेकिन मंदित है। इन सब के बारे में बेटा जी मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, कब हल्का महसूस होगा, कब भारीपन महसूस होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा जी मान लीजिए कि लिफ्ट का तार या लिफ्ट की डोरी मैंने काट दी, तो लिफ्ट अब मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिरेगी। अगर लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो बेटा जी उसका त्वरण जो होगा वो जी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो यार होगा। तो उस अवस्था में जो भार महसूस होगा वो भार महसूस ही नहीं होगा, वो अवस्था भारहीनता की अवस्था है, मैंने प्रूव कर चुका हूँ बेटा जी। और बेटा जी अगर बेटा जी लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए तो बेटा जी फिर आप जो है ना वो लिफ्ट की छत से चिपक जाओगे, लिफ्ट की छत से चिपक जाओगे, लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होगी, आप छत से चिपक जाओगे लिफ्ट से। खैर इससे पहले, इन केसेस से पहले जी बेटा मैंने आपको ये कुछ इस तरीके के केसेस भी डिस्कस किए कि M1 है, M2 है, M3 है, या उल्टा कर लो M1 M2 M3 कर लो, ऊपर है बल से है ऊपर की तरफ त्वरित किया, या बेटा जी M1 है, M2 है, M3 है, बल तो F ही है लेकिन नीचे की तरफ लेके गए। तो बेटा जी इस पर रस्सियों में तनाव बल वगैरह कैसे निकालने हो, तनाव बल के बारे में मैंने सारी बातें कर ली थी, है ना, कि इसमें तनाव बल कैसे निकालना है, 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 वो सारी जानकारी हम कर चुके हैं, ठीक है। बोलो बेटा चलो। इसके बाद बेटा जी मैंने आपको इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा दिया था, इसके बारे में पढ़ा दिया था बेटा जी इनर्शिया के बारे में। जड़त्व क्या था याद है? याद आ रहा है किसी वस्तु को, है ना? जड़त्व क्या है बेटा जी? जड़त्व जो है ना किसी वस्तु के अंदर अंतर्निहित वह गुणधर्म है। मैं थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूँ 10-15 मिनट में, क्योंकि मेन फिर हमें संवेग आवेग संवेग प्रमेय पढ़नी है, उस पर सवाल वगैरह भी करने हैं ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बेटा जी जड़त्व के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। तो बेटा जी जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुणधर्म जो उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है या अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसे कहते हैं हम जड़त्व, है ना। किसी वस्तु का वह गुणधर्म, ऐसे लिखो, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जो उस वस्तु में होने वाली अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। बेटा जी जड़त्व की माप अगर मुझे लिखनी है, जड़त्व की माप बेटा जी वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। तो बेटा जी जो जड़त्व होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के, जो जड़त्व होता है वो समानुपाती होता है बेटा जी द्रव्यमान के। क्या बोल रहा हूँ? तो जो जड़त्व है वो समानुपाती है द्रव्यमान के, द्रव्यमान बढ़ाते जाओ जड़त्व का मान बढ़ता जाएगा। भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या बोल रहा हूँ मैं? अधिक होता है। क्या बोल रहा हूँ बेटा जी? भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। अब ध्यान से सुनना पूरी कहानी को बेटा जी, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा जी बेसिकली हमने जड़त्व को 3 प्रकार से बोला हुआ है। पहला है विराम अवस्था का जड़त्व। बेटा जी विराम अवस्था का जड़त्व कहानी सुन लेना, मैं तो बस तुझे एग्जांपल से फील दिला सकता हूँ, फील क्या दिला सकता हूँ सुनना। परिभाषा तो यही है कि जब यह किसी वस्तु के द्वारा उसकी विराम अवस्था को स्वयं के द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता को व्यक्त करता है। सुनना बेटा जी, एग्जांपल सुन लेना, फटाफट से समझ में आ जाएगा, है ना। 2-3 एग्जांपल यहीं पर समझा देता हूँ बेटा जी। मैंने डाली है, एक डाली है, इस डाली से आम लटका हुआ है, ये डाली है मेन डाली, है ना, ये मेन डाली है, ये वाली मेन डाली है, इससे ये आम की डोरी है, आम की भी तो लकड़ी होगी, मतलब आम जैसे लटक रहा है तो वो छोटा सा वो होता है ना, और यहाँ आम लटका हुआ है, यहाँ तेरा आम, ये आम। अब तू डाली को हिलाता है, डाली को, लेकिन आम तो लटका हुआ है। आम विराम में, प्रारंभ में विराम अवस्था में था, सब कुछ विराम में था, डाली हिल भी नहीं रही थी। तो ये आम जैसे अवस्था में था, ये आम उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, अर्थात ये आम विराम अवस्था में था। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, ये आम विराम अवस्था में था तो ये विराम में ही रहना चाहेगा, है ना। अब सुना, तूने डाली पर बल लगाया, तो डाली ऊपर जाएगी, लेकिन आम तो वहीं रहना चाहता है, आम वहीं रहेगा, डाली ऊपर जाना चाहती है, और ये जो बीच की रस्सी है ये कोई रबड़ तो है नहीं है, टूट जाती है, और इतनी मजबूत भी नहीं होती, तो ये टूट जाती है। तो जब ऐसे आम यहीं रहना चाहता है, डाली को ऊपर ले जा, आम यहीं रहना चाहता है, तो निकल जाएगा ना यहाँ से, जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ से आम निकल जाता है, आम फिर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की तरफ गिरता है, तो ऐसा लगता है कि हमने डाली हिलाने से आम तोड़े हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा जी आपका विराम अवस्था का जड़त्व। कोई वस्तु अगर विराम में है ना तो वो विराम में ही रहना चाहती है, ये बात कन्फर्म है, मान के चलिए, ठीक है ना। या यूं बोल दीजिए बेटा जी विराम अवस्था का जड़त्व ये बोलता है कि जड़त्व एक्चुअली में है क्या, कि कोई वस्तु ना अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, हमेशा उसका विरोध करेगा। वो विराम में मान लीजिए बैठी है, वो नहीं चाहेगी कि उसको कोई हिलाए, वो नहीं चाहेगी कि उसकी कोई स्थिति या उसकी अवस्था को कोई परिवर्तन करे, वो रहना चाहती है, वो सुखी है, वो वही रहना चाहती है, कोई भी वस्तु को, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये रहा आम के पेड़ वाला। अच्छा
एक और सुना देता हूँ, आपने कभी महसूस किया होगा घुड़सवार, मान लीजिए घोड़े पर बैठा हुआ है ना बेटा जी, घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आप प्लीज हंसना मत, है ना, घोड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, घोड़ा बन जाए तो अच्छी बात है ना बेटा जी, कोशिश की जा रही है ना, एक छोटा सा जानवर बनाने की, है ना, ठीक है, ठीक है, ये उसका, ये मान लो, है ना, ऐसा है, और ये उसका है ना, तो यहाँ पर घुड़सवार बैठा हुआ है ना बेटा जी, यहाँ पर घुड़सवार बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये घोड़ा है, क्लियर है क्या, ठीक है ना, तो यहाँ पर घुड़सवार बैठा हुआ है। अब सुन बेटा जी, घोड़ा तेरा प्रारंभ में विराम में है, घोड़ा प्रारंभ में विराम में है, मान लीजिए मैं घुड़सवार हूँ और मैं घोड़े पर बैठा हुआ, ध्यान से सुनना कहानी को, मैं घुड़सवार और घोड़े पर, अगर घोड़ा अचानक से चलना चालू कर देता तो आपने देखा होगा बेटा जी, घुड़सवार है ना पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप घोड़े पर बैठे हुए हैं, है ना, घोड़ा भी रुका हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप जड़त्व के कारण से, आप अपने जड़त्व के कारण से विराम में हो, अगर विराम में हो अपने जड़त्व के कारण से विराम में हो। अब घोड़ा मान लीजिए अचानक से चलना चालू करता है, घोड़े ने तेजी से आगे बढ़ा, अचानक से चलना चालू किया घोड़े ने, तो ध्यान से सुनना बेटा, घोड़ा अचानक से आगे बढ़ा, है ना, तो घोड़ा अचानक से आगे बढ़ा तो घोड़े के साथ आपके कमर का नीचे वाला हिस्सा भी आगे बढ़ा, मानता है, घोड़ा आगे गया तो आपके कमर का हर वो हिस्सा जो घोड़े के संपर्क में वो भी आगे गया, तो कमर के ऊपर वाला हिस्सा घोड़े के संपर्क में नहीं है, तो वो तो विराम में रहना चाहता है, और आगे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा आगे की तरफ जा रहा है, तो एक चीज तो आगे गई है, ऊपर वाला विराम में है, तो आपको ऐसा लगता है पीछे की तरफ गिर गया, क्लियर है, तो इसे विराम अवस्था का जड़त्व कहते हैं। तो बोलो बात समझ में आई है? मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, खत्म कर देते हैं। चलो तो बेटा जी एक और एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, जब घोड़ा अचानक गति प्रारंभ करता है तो उसका सवार जो होता है, घुड़सवार, पीछे की ओर गिर जाता है। वही कहानी बस या रेलगाड़ी की है, तो उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। मान लीजिए बेटा जी मैं बस में बैठा हूं, वही घोड़े की जगह बस लिया, बस मैं बस में बैठा हूं, बस ने अचानक से चलना चालू किया, बस ने तेजी से चलना चालू किया, तो बेटा जी मैं, मेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा ही तो बस के संपर्क में है, तो बेटा जी मैं मान लीजिए बैठा हूं, बस आगे से गई तो मैं सीट पे बैठा हूं, सीट बस से जुड़ी हुई है, हर चीज आगे जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए किसी से संपर्क में नहीं है, तो मैं तो वहीं रहना चाहता हूं, लेकिन बस आगे चली गई, क्या होगा बेटा जी, बस आगे चली गई, तो बस आगे चली गई, मैं तो वहीं पर बना रहना चाहता हूं, मैं तो विराम में रहना चाहता हूं, तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। अब यही एग्जांपल बस के लिए ले, यही एग्जांपल ट्रेन के लिए भी ले, सेम कहानी है। आइयो बेटा जी आपको विराम अवस्था का जरूरत समझ में आ रहा होगा, ये तीन एग्जांपल ये रहे, है ना, चौथा एग्जांपल समझाता हूं आपको, और पांचवा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल बेटा जी सबने सुना होगा, है ना, ये गति का जरूरत है। चौथा एग्जांपल सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी कहानी, आपने बचपन में इसको एक्सपेरिमेंट को किया भी होगा, है ना, ये गिलास है ना, ये क्या है, गिलास है, और इस गिलास के ऊपर क्या रख दिया मैंने, गत्ता, गत्ता समझते हो क्या, इस गिलास के ऊपर क्या रख दिया मैंने, एक गत्ता रख दिया, और गत्ते पर क्या रख दिया है, एक सिक्का, गत्ते पर क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया, ठीक है ना, 5 रुपए का सिक्का रख दिया गत्ते में, ठीक है, थोड़ा सा फील आ रहा है 3D में, थोड़ा सा 3D में फील आ रहा है, ये गत्ता है बेटा, है ना, अब करना क्या है, करेगा क्या, तो इस गत्ते को तेजी से खींच, तो इस गत्ते को तेजी से खींच, तो तूने अक्सर महसूस किया होगा कि ये जो गत्ते के ऊपर रखा सिक्का है ना, ये इस ग्लास में ही गिर जाता है, जबकि तूने गत्ते को बाहर खींचा है तो सिक्का बाहर आना चाहिए, लेकिन जब तू बहुत तेजी से खींचता है, बहुत तेजी से, तुझे धीरे धीरे मत खींचना, तेजी से खींचना, तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है। ऐसा क्यों? सुन, ये अपने विराम में है, जल्द के कारण विराम में है, तूने गत्ते पर बल लगाया तो गत्ता मूव करेगा, लेकिन ये तो विराम में है, तो विराम में बना रहना चाहता है, कौन, सिक्का, सिक्का तो विराम में रहना चाहता है, तूने हिलाया किसको है, गत्ते को, तूने खींचा किसको है बेटा जी, गत्ते को, किसको खींचा बेटा जी, गत्ते को, तो तूने गत्ते को बाहर की तरफ खींचा, गत्ते को बाहर की तरफ खींचा, तो जैसे ही गत्ता हट जाएगा तो सिक्का हवा में नीचे की तरफ एमजी लगेगा, तो ये सिक्का नीचे ग्लास में गिर जाएगा। बोल बात समझ में आई क्या? कहानी बहुत सिंपल है, पढ़ लेना बेटा जी, ठीक है। अब बेटा जी एक और एग्जांपल, ये चौथा एग्जांपल की कहानी थी। अब बेटा जब कम्बल या दरी को डंडे से पीटा जाता है, छठा सुन, मैंने बोला है ना, मैंने बोला है ना, यहाँ पर एक आदमी है ना, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, वो डंडे से पीट रहा है किसको, दरी को या कम्बल को, इसमें धूल के कण है, इसमें धूल के कण है, ठीक है, जब इसको पीटेगा तो धूल के कण तो वही है, लेकिन कम्बल को पीट रहा है तो कम्बल पीछे की तरफ चला जाएगा, कम्बल को पीछे देख, मान के चल कि ये दरी है ना, ऐसे धूल के कण यहाँ पर लगे हुए, कम्बल में धूल के कण है, तूने ये डंडा है, तूने कम्बल को पीछा, कम्बल को पीटा तो कम्बल पीछे गया, लेकिन धूल के कण तो वहीं बना रहना चाहते हैं, धूल के कण तो वहीं बना रहना चाहते हैं, तो कम्बल पीछे आ जाएगा, धूल के कण हवा में आ जाएंगे, क्योंकि कम्बल तो पीछे आ गया, तुरंत अचानक से कम्बल तो पीछे आ जाएगा, धूल के कण वहीं है, अब धूल के कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, नीचे गिर जाते हैं वो, तो ऐसा लगता है कि पीटने से धूल बाहर आ रही है, धूल बाहर नहीं आ रही, तेरा कम्बल पीछे की तरफ चला जाता है, धूल के कण तो वहीं है, विराम में है, तो विराम में ही रहना चाहते हैं भैया जी, वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास उनका जड़त्व है, हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है उस वस्तु का उसके पास उसका खुद का जड़त्व होता है, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा। बात बहुत सिंपल सी है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा, क्लियर है क्या? चलिए बेटा जी अब बात करते हैं गति अवस्था की जड़त्व की, है ना। इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। हम तो उदाहरणों को समझते हैं बेटा जी, जितना उदाहरण तुम समझ लोगे ना उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण समझा रहा हूं कि जब एक गतिशील बस या ट्रेन अचानक रुकती है तो उसमें अब सुन कहानी क्या है, इसको समझा रहा हूं, इसको पहले एग्जांपल को, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठ एग्जांपल, लेकिन ये एक केस है बेटा, है ना। एग्जांपल क्या है, ये तो एक केस है, छोड़ो, ये एक केस है बेटा, बड़ा लाजवाब सा केस है, बहुत शानदार केस है। खैर इसमें सवाल भी आ जाता है बेटा जी कभी कभी, सुनो। खैर कहानी क्या है बेटा जी, मान लीजिए, है ना, आप बस में हो, है ना, बस में हो, मान लीजिए आप खड़े हुए हो और बस जा रही है, तो बस जा रही है तो आप भी जा रहे हो। यार मान लीजिए ट्रेन में हूं मैं, चल ट्रेन मान ले, बस मत मान, ट्रेन मान ले, है ना। अब मान लीजिए मेरा स्टेशन आने वाला है, ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा कि चलती ट्रेन से जब यात्री चलती ट्रेन से कूदता है तो वह अक्सर गिर क्यों जाता है। कूदने के भी तरीके हैं ना यार, अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है तो आप थोड़ी फिजिक्स लगा के कूदो, मजा लो, गिर जाए, नहीं गिर पाओगे, कभी नहीं गिरोगे, लेकिन थोड़ी फिजिक्स भी तो आए। अब कुछ लोग तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात कर देते हैं, बिल्कुल बेवकूफ तरीके से उतरते हैं, और वो जितने बेवकूफ तरीके से उतरते हैं उतनी ज्यादा चोट लगती है उनको। क्या आते हैं, जानते हैं फिजिक्स क्या है इसके पीछे, कहानी को सुनना बेटा जी, कहानी को सुनना। मैंने बोला कि ट्रेन इस दिशा में जा रही है, स्टेशन आने वाला है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, ट्रेन जा रही है,
तो मुझे उतरना है, क्योंकि स्टेशन आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, मान लो मुझे उतरना है, तो मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, है ना, दरवाजे पे आके हैंडल पकड़ रखा है। अब मैं पहले तो बेवकूफ हूं, मान के चल यार मैं बेवकूफी करने वाला हूं, क्या बेवकूफी करने वाला हूं, उतरते समय देखना मैं क्या गलती करूंगा। ध्यान से सुनना, सुनना, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, मैंने क्या किया, तो ट्रेन चल रही है तो मैं भी जा रहा हूं, पर ट्रेन जा रही है तो मैं भी तो जा रहा हूं ट्रेन के साथ, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ ट्रेन ही जा रही है मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा होता तो मैं तो पीछे रह चुका होता, ट्रेन आ गई, ट्रेन जा रही है मतलब मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम जमीन से खड़े होकर देखोगे तो ट्रेन के साथ हर वो आदमी जा रहा है जो ट्रेन में अंदर बैठा है। अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के अंदर बैठे यात्री भी जा रहे हैं बेटा, सब यात्री तो चल ही नहीं रहे, अब यात्री नहीं चल रहे लेकिन बैठे तो ट्रेन में, ट्रेन तो चल रही है, तो जमीन पे खड़े हुए आदमी को तो यही दिखेगा ना कि ट्रेन भी जा रही है और उसमें बैठे आदमी भी जा रहे हैं। अब मैं प्लेटफॉर्म पे कूद गया, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे कूदा, कूदने से ठीक पहले क्या मेरे पास वेग था बिल्कुल था, क्यों, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन जा रही थी, मैं भी जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे कूदा, प्लेटफॉर्म पे कूदते ही मेरे पैर सबसे पहले जमीन पे पड़ेंगे, जमीन पर पैर पड़े, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, तो मेरे पैर जमीन पे पड़ते ही मैं चला तो हूं नहीं, मैं रुक गया, कूदते ही मैं रुक गया, खड़ा हो गया मतलब कूदते ही, तो मेरे पैर तो रुक गए, लेकिन ऊपर वाली वस्तु तो गति की अवस्था में ही है क्योंकि वो ट्रेन के साथ चल रही थी, तो ऊपर वाली वस्तु चलती रहेगी, तो मुझे आगे की तरफ धक्का लगता है बेटा, क्या लगता है, धक्का लगता है और मैं मुंह के बल गिर जाता हूँ। क्लियर है, तो सर करना क्या है बचने के लिए, अब इसका बचाव बता देता हूं, लेकिन सबसे पहली बात तो कभी चलती ट्रेन से उतरना मत, ये इंसानियत के नाते बता रहा हूं, ये सब फिजिक्स लगाने लग जाओ, हम तो इंटेलिजेंट है, हमें तो सर ने पढ़ाया, फिजिक्स सीख गए, अब हम चलती ट्रेन से कूद सकते हैं, किसी भी चलती ट्रेन से कूदना नहीं है, सर फिजिक्स क्या है इसके पीछे, ये तो समझा दिया मैंने, है ना, तो जरूरत के कारण ऐसा हो रहा है, वो उसकी गति थी, उसकी इसीलिए उसको गति का जरूरत कहा है ना, गति का जरूरत क्योंकि वो गति अवस्था में था, तो वो गति अवस्था में तो उसके पास गति का जरूरत है, अब वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो चल रहा है तो चलता रहना चाहता है, लेकिन तुमने उसको रोक दिया, लेकिन ऊपर वाली वस्तु चल रही है, आराम से गिर जाओगे। तो करो क्या बेटा जी, जैसे तुम ट्रेन से कूदो, कूदते ही भागने लग जाओ, आपने देखा होगा जब कोई लोग चलती ट्रेन से कूदते तो वो थोड़ी देर भागते हैं और वो नहीं गिरते, और वो बंदे गिर जाते हैं जो वो बंदे गिर जाते हैं जो रुक जाते हैं, रुकना नहीं है, चलती ट्रेन से कूदते थोड़ी देर भागो ट्रेन के साथ, फिर नॉर्मल जब अपना बैलेंस बन जाए छोड़ दो हाथ, क्लियर है। और कुछ लोग तो बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, ट्रेन जा रही है इस दिशा में, सुनना, ट्रेन जा रही है इस दिशा में, आप कभी उल्टा उतर के देखना हालत बिगड़ जाती है, सीधा उतरो अलग बात है, चलो भले दौड़ो मत, सीधा उतर के भी थोड़ी बहुत चोट कम लगेगी, लेकिन कुछ लोग तो ट्रेन इस दिशा में जा रही है और वो भाई साहब इधर मुंह करके फिर कूदते हैं, ट्रेन इधर जा रही है और इधर मुंह करके कूद रहे हैं, अब होगा क्या, एक तो उनकी पोजीशन उल्टी होगी, बैलेंस नहीं रहेगा उनके पास, अब जब कूदे तो ये ऐसे गिरते हैं, ये ऐसे गिरते हैं और चोट लग जाती है, काफी अच्छी चोट लगती है, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं, तो थोड़ी फिजिक्स सीखो, है ना, इसे कहते हैं गति का। अब एक एग्जांपल समझ लिया तो सारे बेटा जी सारे वही टाइप के एग्जांपल है, जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। एक गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ के आता है ताकि गेंद को फेंकते समय उसकी दौड़ने की चाल गेंद की चाल के साथ जुड़ जाए। आपने देखा होगा बेटा जी जितने भी तगड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं, है ना, आपने देखा वो शोएब अख्तर इतना दूर से बॉलिंग कराने आते हैं, अपने जसप्रीत बुमराह ले लो, बहुत पीछे से आता है दौड़ते हुए, बहुत तेजी से पीछे दौड़ते हुए आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा जी जितना पीछे से वो तेजी से दौड़ते हुए आएगा ना, तो उसकी स्पीड, उसकी जो चाल है ना, वो चाल गेंद की चाल बन जाती है, मतलब गेंद की चाल में जुड़ जाएगी वो चाल, एक तो वो चाल जुड़ गई और फिर वो जिससे फेंक रहा है वो चाल, तो बॉल की चाल बढ़ जाती है, तेजी से आती है, तू खड़ा फेंक ले, तू खड़ा जितनी ताकत से फेंक सकता है फेंक ले, तू खड़ा जितनी ताकत से फेंक सकता है फेंक ले, और वही तू दौड़ते हुए आ, अभी तो तू खड़ा हुआ है, तो तूने जितनी ताकत से फेंका सिर्फ उतनी ताकत से बॉल जाएगी, उतनी ही चाल से जाएगी, लेकिन तू दौड़ते हुए आ रहा है तो एक तो तू फेंकेगा वो चाल प्लस तू जिस चाल से दौड़ते हुए आ रहा था वो चाल, दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो बॉल बहुत तेजी से जाती है बल्लेबाज के पास, क्लियर है। तो थोड़ा सा फिजिक्स है इसके पीछे, है ना। ऐसे बेटा जी वो है एक धावक लंबी कूद लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता हुआ आता है ताकि कूदने के समय उसका वेग उसके दौड़ने के वेग में जुड़ जाए तो वह ज्यादा लंबी कूद लगा सकता है। बहुत सिंपल सी कहानी है, मजा आ गया होगा, सिंपल सी कहानी है। चलिए बेटा अब सुनते हैं केस स्टडी। ये केस स्टडी करना बेहद जरूरी है, ये केस स्टडी करना बेहद जरूरी है। केस स्टडी सुनो बेटा जी, केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है वो समझो। एक गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री द्वारा एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा में फेंका जाता है ना। अब तो यह गेंद, अब तीन केसेस दिए। मान लीजिए मैं ट्रेन में बैठा हूं, ध्यान से सुनना, पूरा कहानी ध्यान से सुनना, फील आएगा बेटा जी, इसको फील करवाऊंगा मैं, ठीक है। यहां से लेते हैं सॉरी एग्जांपल, है ना, वो स्पेशल केस स्टडी जो है ना, केस स्टडी। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, सीट लगी हुई है ट्रेन में और आप मस्त बैठे हुए हो, ठीक है, आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, ठीक है, इधर की तरफ मुंह कर देते हैं, आराम से बैठे हुए हो, खा रहे हो पी रहे हो। सुनो कहानी को ध्यान से सुनना। ट्रेन बेटा तेरी इधर जा रही है, तेरी ट्रेन V1 से इधर जा रही है, ध्यान से सुनना, तेरी ट्रेन V1 से इधर जा रही है ना। अब होगा क्या, ट्रेन है तेरी, तेरे हाथ में गेंद है, तेरे हाथ में क्या है बेटा जी, गेंद है, और तू उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकता है। सुनना कहानी को, हो क्या रहा है, तेरे हाथ में गेंद है और तू इस गेंद को, चलती ट्रेन चल रही है और तूने इस गेंद को उछाला, तूने इस ट्रेन को नहीं गेंद को उछाला U वेग से, तूने इस गेंद को उछाला, ट्रेन चल रही है, गेंद को उछाला। अगर ये ट्रेन नियत वेग से चल रही है, नियत वेग का मतलब है कि त्वरण 0 है, अगर ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, मतलब बिल्कुल नियत वेग से चल रही है बिल्कुल नियत वेग से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, या ऐसा मान ले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ना ही तो ये अपनी स्पीड घटाएगी, ना ही अपनी स्पीड बढ़ाएगी, ना ही तो वेग की अगर बात करें तो बेटा जी ना ही तो परिमाण बदलेगा, ना ही दिशा बदलेगी, नियत है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में चल रही है, फिक्स परिमाण है। तो तूने जैसी गेंद को फेंका बेटा जी, उस समय के बाद ये वापस तेरे ही हाथ में लौट के आ जाएगी, पक्की बात है। क्यों, कहानी बताऊं, क्योंकि जब तूने इस गेंद को उछाला, ध्यान से सुनना, ये अगर कोई आदमी जमीन पे खड़ा होगा तो जमीन पे खड़े हुए आदमी को ये गेंद प्रक्षेपित गति दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी बेटा जी। ये जमीन पे खड़े हुए आदमी को, जमीन पे खड़े हुए आदमी को बेटा
ये गेंद कैसे दिखेगी मैं तुझे फील कराता हूँ। अगर कोई आदमी जमीन पे खड़ा है तो सुन, उस आदमी को तो ये इस आदमी को बी वाले आदमी को ए वाला आदमी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, तो आदमी का वेग भी आगे है। और इस वाले आदमी ने ऊपर की तरफ गेंद को फेंका है, तो इसको क्या लगेगा बी वाले को, अरे गेंद का परिणामी कुछ इस दिशा में है, ये वाला वेग और ये वाला वेग, तो गेंद का परिणामी वेग इस दिशा में है, तो ऐसा लगेगा गेंद को ऐसे फेंका है, तो गेंद उसको प्रक्षेप प्रगति करते हुए नजर आएगी इस आदमी को, इसको इस आदमी को। लेकिन ए वाले को पूछे कि पता तुझे कैसी नजर आएगी, तो बोले मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लगा मैंने तो सीधा फेंका, सीधा मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि बेटा जी ट्रेन आगे गई तो ये भी आगे गया, ये आगे गई तो इसके हाथ में गेंद थी, गेंद का वेग भी उतना ही था, इस आदमी का वेग भी उतना ही था, दोनों का वेग एक ही दिशा में था, आपेक्षिक वेग 0, सापेक्षिक वेग या अपेक्षिक वेग 0। तो केवल कौन सा वेग दिखेगा? ऊर्ध्वाधर वाला। तो उसको लगेगा अरे ऊर्ध्वाधर ही है, ये नहीं पता, तू सोच के गेंद को उछाल, तू वहीं पे रुक जा। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि ट्रेन के साथ तो तू भी जाएगा ना, पर इमेजिन कर गेंद को उछाल, अभी तू चल रहा है चलती ट्रेन में, इमेजिन क्या करना वो बताओ, चलती ट्रेन में चल रहा है, गेंद को उछाल, अब गेंद को तूने उछाला तो गेंद के पास बेटा जी ऊपर की तरफ भी वेग है, क्षैतिज वेग भी है, वो क्षैतिज वेग तुझे इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि तू भी जा रहा है साथ में। एक पल को इमेजिन कर गेंद को उछाल के तू रुक जा, तो पता चलेगा गेंद तेरी आगे गिर गई। यस यस, खैर खैर, तो बात समझना बेटा जी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, क्या चल रहा है? प्योर कॉन्सेप्ट। तो अगर बेटा जी यात्री के हाथ में आ जाएगी, अगर ट्रेन नियत वेग से गति कर रही है तो उसने गेंद को उछाला, अब बेटा जी तो गेंद के पास वेग है भी, तो आदमी के पास भी वेग है भी, क्योंकि ट्रेन में आदमी बैठा है, आदमी के हाथ में गेंद है और गेंद का वेग भी है, क्योंकि आदमी भी वेग से जा रहा है, आदमी भी वेग से क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रेन भी वेग से जा रही है और आपने यू वेग से फेंका है। तो जैसे ही आपने गेंद को फेंका तो गेंद थोड़ी आगे सरकेगी और ऊपर भी जाएगी, तो आदमी भी तो थोड़ा आगे सरकेगा, लेकिन बेटा जी क्षैतिज वेग तो दोनों के समान है, इसलिए दोनों का आगे सरकना तो समान ही रहा, तो केवल क्या दिखेगा? ऊर्ध्वाधर दिखेगा, केवल ऊर्ध्वाधर दिखेगा, तो सीधी हाथ में आ जाएगी उसके, अगर नियत वेग से। लेकिन बेटा जी तूने गेंद को फेंका और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली अर्थात त्वरित हो गई, तो गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के आगे गिरेगी, सॉरी अगर त्वरण वाला केस बताऊं तो ये वाला केस यात्री के पीछे गिरेगी, सीधी सी बात है, गिरनी भी चाहिए। सुन, ट्रेन चल रही थी, जैसे ही तूने गेंद को उछाला, गेंद को छोड़ते ही ट्रेन की रफ्तार पकड़ ली, तो ट्रेन के पास तो केवल पुराना वाला वेग ही तो था, लेकिन गेंद को छोड़ने के बाद अब उसको कोई वेग नहीं देगा आगे की तरफ, सिर्फ उतना ही वेग था जब तूने उसको छोड़ा था क्षैतिज दिशा में। लेकिन तू तो ट्रेन में ही है, तेरा वेग तो ट्रेन के साथ बढ़ गया, तो बेटा जी तेरा वेग बढ़ गया तो त्वरित गति, तो तेरा ज्यादा तेज वेग है, गेंद का क्षैतिज वेग कम है तेरे क्षैतिज वेग से, तो तू ज्यादा आगे निकल जाएगा, गेंद पीछे नजर आएगी गिरती हुई तेरे को। तो उछाल, तो गेंद को उछाल और तू तेजी से त्वरित हो जा, गेंद तेरे पीछे गिरेगी, कभी हाथों में नहीं आ पाएगी बेटा जी। सेम कहानी अगर रेलगाड़ी मंदित हो जाती है, अगर रेलगाड़ी या ट्रेन मंदित हो जाती है, तो बेटा जी अगर मंदित हो गई, जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूँ, मैंने गेंद को छुआ और अब स्पीड हो गई, तो गेंद की तो वही पुरानी स्पीड है, लेकिन मेरी अब स्पीड कम हो गई क्योंकि ट्रेन रुक रही है, और गेंद तो उसी पुरानी रफ्तार से जा रही है, तो वो मुझसे आगे गिरती है, बाकी इमेजिन वाली कहानी है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसलिए लेके आया हूं। आपने सवाल देखे होंगे, इस पर आधारित सवाल अगर दिख जाए एलएलएस की किताब में तो परेशान मत होना, आप कर सकते हो। अब एक और हेडिंग लगाइए बेटा जी, दिशा का जड़त्व। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं बेटा जी, है ना, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, पहले विराम अवस्था का जड़त्व पढ़ लिया, गति का जड़त्व, फटाफट से दिशा का जड़त्व खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद चलेंगे संवेग पर। एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती, कोई भी हो, चाहे गति की अवस्था हो, गति का जड़त्व हो, चाहे विराम का जड़त्व हो, चाहे दिशा का। विराम का है तो विराम की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, गति की अवस्था है तो गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व है, दिशा की अवस्था जो है दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती, स्वयं अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती। कौन? कोई भी वस्तु। जैसे आपने कभी सुना होगा बेटा जी, उदाहरण बड़े लग्जरियस से उदाहरण है इसके, बड़े अच्छे उदाहरण है, उदाहरण को सुनना थोड़ा सा फील आएगा, आप खुद सीख के जाएं, ऐसा फील आएगा आपको। जब एक सीधे चलती हुई कार को तेजी से किसी मोड़ पर मोड़ते हैं तो उसके अंदर बैठा व्यक्ति त्रिज्यीय बाहर की ओर बल का अनुभव करता है। आपने भी अनुभव किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फील तो मैं करवा ही सकता हूँ। ये क्या है? तेरा वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, यह है बेटा जी केंद्र ओ, त्रिज्या दे रखी है, हाँ थोड़ा सा फील कर ले, त्रिज्या अच्छी नहीं बनी तो समझ ले त्रिज्या ही है, कर सकता है इतना फील कर। यहाँ पर तेरी कार है, पहले कार सीधी चली आ रही है, लेकिन बेटा जी जब ये कार तेरी यहाँ पर पहुंची होगी, यहाँ पर जब ये तेरी कार पहुंची होगी, तुम देखो मानो ना, तुम चल रहे हो, एक कार वाले ने अचानक से मोड़ा तो तुम ऐसा लगेगा जैसे भाग की तरफ फिर जाओगे, नहीं आई समझ में, मैं सिखाऊंगा क्यों ऐसा होता है। सीधी सड़क पर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आराम से चल रहा है, कार ने अचानक से टर्न ले लिया, तो जैसा लगेगा जैसे भाग की तरफ धक्का लग रहा है, दरवाजा ना हो तो तू बाहर गिर जाए, क्यों? क्योंकि बेटा जी तू पहले सीधा जा रहा था, कार तेरी सीधी जा रही है, ध्यान से सुनना, कार तेरी सीधी जा रही थी, कार सीधी जा रही है, तू सीट पे बैठा हुआ है, कार की सीट पे बैठा है ना बेटा जी, तो कार की सीट पे बैठा हुआ है, कार तेरी सीधी जा रही है, तू भी सीधा जा रहा है, कार ने अचानक से टर्न ले लिया, तो हर वो चीज मुड़ जाएगी जो कार में है और वो जो कार के संपर्क में है, तो तेरे नीचे वाला हिस्सा ही तो कार के संपर्क में, तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन तेरी ऊपर वाली वस्तु तो सीधा ही जाना चाहती है। अब नीचे वाला हिस्सा तो इधर निकल गया, और तू सीधा जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा तेरा सीधा जाना चाहता है और इधर वाला तेरा ऐसे निकल गया, मुड़ गया ना, ऐसे मुड़ गया, और वो सीधा जाना चाहता है, ऐसा लगेगा जैसे बाहर की तरफ बड़ी टेढ़ी हो गई है, अलग कोई बाहर की तरफ खींच रहा है बेटा जी। क्या ये सब चीजें धीरे धीरे और समझ में आती चली जाएंगी, मैंने कोशिश पूरी किया है। वाहन के घूमते हुए पहिए कीचड़ को बाहर की तरफ फेंकते हैं तथा पहिए के ऊपर स्थित मडगाड़ कीचड़ को रोकता है। आपने देखा होगा बेटा जी, साइकिल हो, कार हो, गाड़ी हो, कोई भी कुछ भी हो, पहिए के ऊपर बेटा एक मडगाड़ लगा होता है। अभी देखना बेटा जी, जब छींटे बारिश में जब जाते हैं तो बेटा जी देखना, अगर वो मडगाड़ नहीं होता तो पलट के वो छींटे हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारी पूरी पीठ या कपड़े गंदे हो जाते हैं, पैंट वगैरह हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बेटा जी जब चलता है ना तो मडगाड़ रोकता है एक्चुअली ना त्रिज्यीय रूप से। या आपने देखा होगा बेटा जी, बिल्डिंग वाली शॉप पे वो जो सरिये वगैरह होते हैं, सरियों को ऐसे काटते हैं तो लोहे के वो ऐसे बोलते हैं, घूमते हैं, वो पहिया सा होता है ना, वो लोहे का बहुत तेजी से घूमती है वो मशीन, और वो काटती है तो चिंगारी जो है ना त्रिज्यीय रूप से बाहर आती है, ऐसे है ना, तो तुमने देखा होगा बेटा जी ना, ऐसे घूमना है और ये लोहे का सरिया है, तो यहीं से चिंगारी बाहर आएगी, और कहीं से चिंगारी बाहर नहीं आती, तो त्रिज्यीय रूप से बाहर आएंगी। समझ में आएगा? ऐसे एक एग्जांपल है बेटा जी, जब एक चाकू को सिलबट्टा समझता है, ग्राइंडिंग स्टोन बोला जाता है। अब
सिलबट्टे पर रखा जाता है तो वहाँ चिंगारियां स्पार्क्स उत्पन्न होते हैं तथा ये चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं, स्पर्श रेखीय दिशा में। ये रहा आई थिंक बेटा जी मैंने आपको समझाने में कोई कमी नहीं रखी, पूरा जड़त्व खत्म करवा दिया। लगाइए हेडिंग संवेग, लगाइए हेडिंग संवेग। कहानी है बेटा जी मोमेंटम, कहानी है बेटा जी, ये सीखना जरूरी है ना, मोमेंटम। कहानी है बेटा जी संवेग की, कहानी किसी है संवेग की। छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं, पहले तो वो पढ़ लो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। संवेग जो होता है वो p बराबर mv होता है। द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल ही तेरा क्या कहलाता है, संवेग। p बराबर mv, अरे बोल बेटा p बराबर mv, द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल तेरा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। कहानी को सुनते रहना। वही लिखा है गति का मात्रात्मक प्रभाव व्यक्त करने वाली भौतिक राशि को संवेग कहते हैं। गति का मात्रात्मक प्रभाव, यह वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा जी, कुछ चीजें अगर आपको याद रखनी पड़ रही हैं तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। गुणनफल के तुल्य होता है, यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग के अनुदिश होती है। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग के ताक्षणिक वेग के अनुदिश होती है। लेकिन बेटा जी ये द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। मैं फिर बता देता हूँ, द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन ये वेग ये सदिश राशि है, और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तेरे पास संवेग है। क्या है, संवेग, और ये संवेग एक सदिश राशि है। ये संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो आई थिंक बेटा जी बात समझ में आ रही होगी। तो p बराबर mv, p बराबर mv, p बराबर mv, ये है बेटा जी तेरा संवेग। बोलो बात समझ में। एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं बेटा जी। एसआई मात्रक तुम्हें पता ही होना चाहिए। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब m का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। इसमें क्या सिखाऊं यार, तो छोटे बच्चे थोड़ी ना जेईई की तैयारी करो, मात्रक एवं विमा वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। m1 l1 p-1 इसकी वीएस सूत्र भी लिखना आता है मुझे पता है, नाटक मत करना, टिक जाओगी, ठीक है। चलिए एक सवाल करवाता हूं आपको, इन जनरल ऐसे ही मन हुआ रैंडम सवाल करवाने का। मेरा मन हो रहा है कि यार बहुत देर से हम थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, लेकिन कर लेंगे। सुनो, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला ब्लॉक, कितना, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है, ठीक है। पानी की एक धारा 4 मीटर पर सेकंड के साथ ब्लॉक से टकराती है। तेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है, तेरे हाथ में एक पाइप है, पाइप से पानी बाहर आ रहा है, और वो पानी जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से टकरा रहा है। किसके साथ, इस ब्लॉक के साथ। और ब्लॉक एक घर्षण रहित मतलब चिकनी सतह पर रखा है, अर्थात घर्षण बल नहीं है। ये ब्लॉक तेरा चिकनी सतह पर रखा है और घर्षण बल नहीं है। चिकनी सतह मतलब घर्षण बल नहीं है, ठीक है। धारा के जो प्रवाह की दर है, धारा मतलब पानी का जो ये पानी की बोलते हैं ना, पानी की धार मार रहा है मेरे को, धार यहीं से शब्द है ये धारा, है ना। अब इसको पानी की धारा बोलते हैं। जैसे किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहने को क्या बोला, विद्युत धारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, तो इलेक्ट्रिक, तो वहां से हमने धारा लिया है। तो पानी भी कैसे बह रहा है, तो वो पानी की धारा है। अरे मेरे भाई वो धारा का मतलब विद्युत धारा मत समझ जाना, इसे पानी की धार या पानी की धारा बोलिए। धारा प्रवाह की जो दर है, धारा प्रवाह की जो दर है, इसका मतलब समझ में आता है। धारा प्रवाह की दर का 3 किलोग्राम प्रति सेकंड, मतलब इस पाइप से जो पानी बाहर आ रहा है, अगर उस पानी का द्रव्यमान मैं नापूं तो वो 3 किलोग्राम बाहर आ जाता है। कितने, 3 किलोग्राम बाहर आ जाता है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड प्रति सेकंड 3 किलोग्राम बाहर आ रहा है। प्रवाह की दर है ये इसकी। खैर मत परेशान हो, तुम हर चीज में परेशान होने लग जाते हो, छोड़। तुझे ब्लॉक का यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लो बेटा, प्रारंभिक त्वरण। क्या, प्रारंभिक त्वरण, एक शब्द छूट गया, प्रारंभिक त्वरण, वो ज्ञात करना है। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। तुझे क्या दिया है, सर हमें द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, हमें v दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, है ना, और हमें सर प्रवाह की दर दे रखी है dm/dt दे रखा है। बेटा जी dm/dt बराबर, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो मात्रक से भी समझ जाया करो। किलोग्राम प्रति सेकंड, और दर बोल रखे हैं, जितनी भी दर लिखी जाती है वो dy/dx से लिखी जाती है, अवकलन में पढ़ चुके हैं। जितनी भी दर है भाई, dy/dx का मतलब क्या है भाई, में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, तो द्रव्यमान में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो dm/dt तुझे दे रखा है 3 किलोग्राम प्रति सेकंड, हर सेकंड 3 किलोग्राम जो दर है, प्रवाह की जो दर है वो इतनी है, 3 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो मात्रक से भी समझ में आ जाता है कि किलोग्राम प्रति सेकंड है, मतलब किलोग्राम द्रव्यमान है, सेकंड समय मतलब dm/dt दिया है, ये मुझे समझ में आता है। और अगर मुझे dm/dt समझ में आता है तो मुझे न्यूटन का द्वितीय नियम थोड़ा याद आ रहा है इस बार बेटा जी। द्वितीय नियम के अनुसार अगर बेटा मुझे निकालना क्या है, त्वरण, मुझे क्या इसके पास कुछ ना कुछ त्वरण, सर F बराबर होता है ma। मुझे इसका द्रव्यमान पता है लेकिन मुझे बल नहीं पता। अगर मुझे सर आप बल बता दो ना तो मैं अभी आपको त्वरण निकाल के दे दूंगा। अगर सर आप मुझे बल बता दो ना तो मैं अभी आपको त्वरण निकाल के दे दूंगा। तो बेटा जी बल के लिए याद कर, F = dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बाह्य बल के। अगर मैं इसको अदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब परिमाण रूप में केवल और केवल। तो बेटा जी F = dp का मतलब होता है mv/dt। याद कर इसको मैंने कैसे लिखा था, याद कर बेटा जी F = v dm/dt प्लस m dv/dt। बेटा जी ये तो नियत है ना, एक धारा नियत वेग के साथ, बेटा ये तो खत्म हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो जो F आएगा बेटा, जो F आएगा वो तेरे पास v × dm/dt। तुझे v पता है, तुझे dm पता है, dm/dt v कितना है 4, dm/dt कितना है 3। ओहो सर मेरे पास बल आ गया 12 न्यूटन, बल आ गया 12 न्यूटन। तो बेटा जी F बराबर ma 12 बराबर 5 × a का वैल्यू 2.5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 बार आ गए, 2 बचा ना, 2 बचा, पॉइंट लग गया 20, 5 चौका 20, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। किसके पास, इस वस्तु के पास 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है।
बहुत सिंपल सी कहानी थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बेटा जी। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। संवेग की कहानी खत्म हो जाती है तो एक छोटा सा हेडिंग आता है बेटा जी, इंपल्स, दैट इज आवेग। यहीं पे खत्म कर लेते हैं, चीजों को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आवेग करवाऊंगा, फिर आवेग जब समझ में आ जाएगा तो आवेग संवेग प्रमेय करवा दूंगा। बहुत छोटी सी प्रमेय है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी सवाल है। इस पर सवाल आ जाते हैं लेकिन तेरे जेईई में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, वो मैं करवाऊंगा तुझे, इसलिए क्या बहुत छोटे छोटे फॉर्मुला बेस्ड सवाल, फॉर्मुला बेस्ड सवाल, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। रटने वाली चीजें ये है कि बेटा मैं परिभाषा तुझे नहीं रटाऊंगा, इनको ऐसे ही परिभाषित किया है, तुझे ऐसे ही रटनी पड़ेगी। जहां समझाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए वहां मैं बराबर जोर दूंगा, जहां मुझे लगता है कि नहीं यहाँ समझाने के लिए कोई जोर देने की जरूरत नहीं, समझाऊंगा। जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, क्या बोल रहा हूँ, जब बहुत बड़े परिमाण का बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए, खैर ये ऐसी वाली बात नहीं है कि बहुत तेज फास्ट बॉलर आया, बहुत तेज फास्ट बॉलर आया और जब उसकी बॉल बल्ले से टकराई तो बल्ले से जब टकराई तो बल्ले ने सॉरी गेंद ने बल्ले पर बहुत तेज बहुत अधिक बल लगाया होगा, लगाया, लेकिन ये जो बल आरोपित हुआ है ना ये बहुत छोटे सेकंड के लिए हुआ है, क्योंकि गेंद निकल लेती है, टकरा के तो निकल लेती है, अरे चिपक थोड़ी ना जाती है बल्ले से। यार आवेग की बात होती होगी सर वहाँ पर आवेग। चलिए ज्यादातर क्वेश्चन तुझे बल्ले वाले दिख जाएंगे, क्रिकेट की गेंद वाले तुझे एनालिसिस में बहुत सवाल दिख जाएंगे, ऐसे तरीका बता दूंगा कैसे करना है। तो बल व समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, और ये आवेग कुछ नहीं है, संवेग में परिवर्तन की दर है। कभी कभी तुझसे आवेग पूछ लेना तो बेटा जी संवेग में परिवर्तन की दर निकाल ले। आज मैं प्रूफ कर देता हूं बेटा जी। आवेग को उन्होंने परिभाषित किया है डी, इंपल्स है ना, आई से दिखाया, और ये भी एक सदिश राशि है। तो बेटा जी एफ इक्वल टू, अब तक हमने क्या पढ़ा, डीपी बाई डी, अरे ये तो पढ़ा है। और उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने आवेग को कैसे परिभाषित किया है, अगर बल जो है बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो ये डी छोटा सा इंपल्स, अब एफ इंटू डी डी, बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत छोटे समय के लिए मतलब dt। तो बेटा जी हम बोल सकते हैं कि यार ये हमारा आवेग है di, क्या बोलेंगे बेटा जी इसको, आवेग, क्या बोलेंगे बेटा जी इसको, आवेग। तो ध्यान से सुनना यार कहानी क्या निकल के आती है। तो यार इसको मैंने बोला ऑप्शन, बेटा जी इसको तू इधर लेके जा, f इंटू dt, तो यहाँ पर क्या आया, dp आया। यार ये समीकरण और ये समीकरण से देख के तुझे फील नहीं आ रहा कि di बराबर dp, क्या फील नहीं आ रहा, di बराबर dp, di मतलब आवेग है, आवेग छोटा सा आवेग, अब छोटे से समय के लिए लेना, और dp तेरे संवेग में परिवर्तन। तो यार ऐसा नहीं बोल सकता कि जब मुझे आवेग निकालना होगा संवेग में परिवर्तन निकाल लूंगा, जब भी मुझे आवेग निकालना होगा संवेग में परिवर्तन निकाल लूंगा। इसी को तो बोलते हैं dp। देखना di बराबर fdt, और इसी fdt को उन्होंने क्या नाम दिया है, dp। क्यों, तो f इक्वल टू dp बाई dt होता है। सिंपल, बहुत सिंपल। अब बेटा जी इसका मात्रक लेना हो तो मात्रक ले ले, कुछ नहीं है यार इसमें। अबे यार बहुत सिंपल सी कहानी है। तो बेटा जब मैं आपको बोलूं कि आवेग जो होता है वो बराबर होगा, इसको प्रूफ भी करेंगे क्या, संवेग नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, डेल्टा पी या डीपी। हम इंस्टेंट की बात करते हैं तब डीपी बाई dt, अगर हमने औसत की बात करें तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की बात करेंगे। सुन लिया, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, क्योंकि वो बोल देते हैं कि औसत बल वगैरह, तो औसत बल की बात करो तो डेल्टा पी की बात कर लीजिए, क्योंकि एवरेज की बात करी जा रही है। ठीक है, मात्रक बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा जी। कभी अगर हमसे मात्रक पूछ लिया जाए तो संवेग का मात्रक जो है वही है, संवेग का मात्रक क्या होता है, या फिर न्यूटन इंटू सेकंड लिख लो, बल इंटू समय, अब बल इंटू समय, बल है न्यूटन में, सेकंड समय सेकंड में है, या बेटा जी संवेग का लिख लो एम का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। इसको भी बेटा जी अगर मैं न्यूटन को लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कर जाएगा, यहीं पहुंच जाऊंगा, एक ही चीज है यार, कैसे भी घुमा ले, कान पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, एक ही बात है यार। ठीक है ना, ठीक है, बी में सूत्र लिखना f इंटू टी है यार, बी में सूत्र लिखना नहीं बताऊंगा यार, ये खत्म हो गया एफ डी डी आई बराबर। तो जो तुझे याद रखना है वो इतना याद रखना है, जो तुझे याद रखना, जो तेरे काम का है, तेरे काम का ही तो याद रखेगा, फालतू याद रखने से कोई फायदा नहीं है बेटा, बोल, फालतू चीजें याद रखने से कोई फायदा नहीं है। तो डी आई बराबर एफ इंटू डी टी इक्वल टू डी पी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें अब सुन, इसी आवेग में बेटा जी मुझे केस स्टडी करनी है, तो मैं अब केस स्टडी करूंगा। क्या करूंगा, केस स्टडी। हेडिंग हमारा इंपल्स चल रहा है। जब एक परिवर्ती बल वस्तु पर t1 समय से t2 समय तक कार्यरत रहता है तो कुल आवेग समाकलन। अब ये जो मैंने आपको बताया f इंटू dt, ये तब लगा सकते थे जब आपका बल ही नियत है, तो सीधा सीधा बल, जैसे 2 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल। लेकिन यार क्या हो कि अगर जो तेरा बल है वो समय का फलन दे दे, कि समय के साथ तेरा बल बदल रहा है, अर्थात तुझे परिवर्ती बल दे दे, तब बेटा जी तुझे समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तब आवेग अलग निकालना है। देख छोटा सा डी कैसे लिखते हैं हम, f इंटू dt। अब यार यही तो लिखते हैं। तो बेटा जी समाकलन करेगा बड़े के लिए, तो ये तो बड़ा आवेग हो जाएगा, ये आई धारा नहीं है, इंपल्स है, आई मतलब इंपल्स आवेग। बेटा जी कहां से लेके कहां तक, t1 से लेके t2 तक, क्योंकि बल जो है वो परिवर्ती है। बल क्या है, परिवर्ती है। बल समय का फलन दे दिया जाएगा, समय का फलन दे दिया जाएगा, बल समय का फलन दे दिया जाएगा। तो बेटा जी t1 से लेके t2 तक f इंटू dt, यही है तेरा आवेग। और इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बेटा जी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा जी डीपी। क्या बोलते हैं इसी को, यही तो संवेग में परिवर्तन है, ये ना डीपी, तो संवेग में परिवर्तन। कभी कभी ये भी दे देते हैं p1 से लेके p2, सदिश राशि है, इसी को बोलते हैं बेटा जी p2 सदिश माइनस p1 सदिश। तो आवेग किसके बराबर हुआ, p2 सदिश माइनस p1 सदिश के, दिस इज कॉल्ड डेल्टा p। आवेग किसके बराबर हुआ, डेल्टा p। आवेग निकालना है तो संवेग में परिवर्तन निकाल ले, आवेग निकालना है तो संवेग में परिवर्तन निकाल ले, कहानी खत्म हो जाएगी। बोल, बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोल दे बेटा, कहानी खत्म। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें बेटा जी। तो आवेग निकालना है तो संवेग में परिवर्तन निकाल ले। ठीक है, अब ये आया कब, तो ये देख आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, गोल्डन लाइन, इसी लाइन का इंतजार था। चीजों को दिमाग में रखो यार, फास्ट चलते हैं, सवालों पे चलते हैं, चीजों को दिमाग में रखो यार, अपना फील आ जाता है सवाल करते हैं, और भावनाओं में कमी रहना, सर फील नहीं आ रहा, फील आ जाएगा, सवाल करना जब आ जाएगा अपने आप। सुन, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्य कर रहा होगा, अगर नियत बल कार्य कर रहा होगा या औसत बल अगर कार्य कर रहा होगा, तो बेटा जी औसत बल कार्य कर रहा होगा ना, उसके लिए भी हम I इक्वल टू f एवरेज डेल्टा टी या डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई,
एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। तो यार ये कहानी है, यहाँ से देख लेना, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम खुद भी समझ में आ जाएगा। एफ एवरेज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को लिख सकता हूँ बेटा जी डेल्टा टी, T2 माइनस T1 को लिख सकता हूँ डेल्टा टी, तो आई जो हो जाएगा एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो तो बेटा जी अब एक प्रमेय पढ़ा देता हूँ आपको, अरे बनाएंगे आवेग संवेग प्रमेय, वही है जो अभी हमने पढ़ा। आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है, यही तेरी आवेग संवेग प्रमेय है। बस सिंपल एक लाइन की प्रमेय, आवेग तो प्रूफ किया है, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी तो निकाला आवेग जो है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के, यही है आवेग बराबर होगा संवेग में परिवर्तन के। आवेग क्या है? संवेग में परिवर्तन के बराबर है। क्लियर? चलिए अब तो प्रमेय हो गई, एप्लीकेशन से बाद में मैंने बोला आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल है, लगाइए हेडिंग संवेग संरक्षण का नियम। संवेग कब सुरक्षित रह सकता है? एक मिनट बेटा, संवेग संरक्षण का नियम बेटा ये बात बता, ये तो मैं करवा दूंगा। F इक्वल टू dp बाई dt, ये कौन सा बल है सर? यही तो है तेरा बाह्य बल। कौन सा बल? बाह्य। अगर बेटा जी तेरे वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाए, यदि ध्यान से सुनना, यदि F बाह्य शून्य हो जाए तो इसका मतलब dp बाई dt शून्य हो गया, dp बाई dt शून्य हो गया। और किसी भी चीज का अवकलन, संवेग का ही तो अवकलन है, dp बाई dt को पढ़ कैसे पड़ेगा? संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग का अवकलन 0 हुआ है, इसका मतलब किसी भी चीज का अवकलन 0 कब होता है सर? नियत फलनों का अवकलन 0 होता है। जरूर तेरा संवेग नियत रहा होगा, जरूर तेरा संवेग नियत रहा होगा। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल या किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 है तो बेटा जी उसका संवेग सुरक्षित कर दे। क्या सुरक्षित कर दे? संवेग सुरक्षित कर दे। तो बेटा जी आजा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार फटाफट देखते जाना, ये हम जानते हैं एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य बल, यहीं पे समझाऊंगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है। यदि एफ एक्सटर्नल 0 है, अभी तो समझाया, यदि बाह्य बल 0 है तो dp बाई dt 0, dp बाई dt 0 का मतलब है p नियत है। और कोई भी चीज नियत का मतलब कभी भी देख ले, उसको पहले देख ले, बाद में देख ले, रास्ते में देख ले, बीच में देख ले, कहीं देख ले, कभी देख ले, वो नियत है। इसका मतलब प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर रहा होगा, मतलब p इनिशियल बराबर रहा होगा p फाइनल के। मतलब बेटा जी प्रारंभिक संवेग बराबर रहा होगा अंतिम संवेग के। अब जब बेटा जी संवेग नियत है, p क्या है? नियत है, तो संवेग में परिवर्तन 0 होगा। अरे यार बेटा जी p नियत है, संवेग नियत है, तो संवेग में परिवर्तन 0। मैं बोला कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं 10 किलो का हूँ, 1 साल के बाद मैं 10 किलो का, मेरा द्रव्यमान नियत है। आज भी मैं 10 किलो का हूँ, 10 साल बाद भी मैं 10 किलो का हूँ, या 1 साल बाद में 10 किलो का हूँ, तो मेरे द्रव्यमान में परिवर्तन 0 है, क्योंकि मेरा द्रव्यमान नियत है। संवेग नियत है तो संवेग में परिवर्तन 0, जितना पहले था उतना ही बाद में। अरे अंतिम माइनस प्रारंभिक दोनों बराबर है ना, 0 करेगा। हाँ यार समझ में नहीं आती। तो बेटा जी वही डेरिवेशन है, p1 प्लस p2 प्लस p3, ऐसे बहुत सारी वस्तु के निकाय की अगर मैं बात करूँ तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस pn, ये क्या है? ये नियत है। क्या है ये? नियत। तो बेटा जी अगर ये नियत है तो परिवर्तन डेल्टा p1, डेल्टा कॉमन ले लिया, p2 प्लस p3 प्लस डैश प्लस pn, ये तो 0 होगा। ये क्या होगा? 0 होगा। अब यार यही तो है डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 प्लस डेल्टा, संवेग में 0 है तो 2, ये तो हो गया इन जनरल। अगर 2 कणों के निकाय के लिए बात करनी हो बेटा जी, एक निकाय में केवल 2 कण हैं और दोनों कणों का अलग अलग संवेग है। दो कणों निकाय के लिए, 2 कण क्या है? ये 2 कण निकाय के लिए ना, 2 कण निकाय के लिए, 2 कण निकाय के लिए p1 सदिश प्लस p2 सदिश बराबर नियत। तो बेटा जी डेल्टा p1 सदिश प्लस डेल्टा p2 सदिश बराबर 0, डेल्टा p1 सदिश बराबर रहा होगा माइनस डेल्टा p2 के। समझने की देर है बेटा जी, तो कैसे समझ पाता है? चलिए बेटा जी, तो ये मैंने संवेग प्रूफ करवा दिया है ना, संवेग संरक्षण का नियम खत्म हो गया। यहाँ से बेटा जी हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से। सोचा तो बहुत कुछ था बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उदाहरण लेके आए थे। पर चलिए बेटा जब समय हो चला है क्विज का, आइए क्विज कर लेते हैं। पहला सवाल ये आराम से करना। एल लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F द्वारा खींचा जाता है, बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर रस्सी में तनाव का मान करवा चुका हूं बेटा, ये सेम पैटर्न, छड़ का तनाव। चलिए बेटा जी, यस धातु के 2 किलोग्राम के ब्लॉक को घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में है, पर पानी की धारा 1 किलोग्राम पर सेकंड की दर से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। ब्लॉक का प्रारंभिक त्वरण एग्जैक्ट हूबहू सवाल, आज ही करा है, हूबहू सवाल है बेटा, बस सॉल्व करना है। चलो अब ये तो कर लो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा आजा, ये सुन, ये तेरी छड़ है, ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है। एल लंबाई की है ना, और इसका द्रव्यमान दे रखा है m, छड़ दे दे, रस्सी ले ले, चल रस्सी ले ले, और इस पर तूने एक बल लगाया F, तो ये जाएगी। अब ये जाएगी बेटा, रस्सी द्रव्यमानहीन नहीं है। अगर रस्सी द्रव्यमानहीन नहीं है तो प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक बिंदु पर तनाव का मान अलग अलग होगा। अगर द्रव्यमानहीन होती तो एक रस्सी एक तनाव। क्लियर? जहां से बल लगा रहे हैं वहां से x दूरी पर, वहां से मैंने ये बात बोली थी, छड़ पे तनाव जो निकाला, कोशिश करना वहीं से लो, इतना हिस्से पर। यही तो है बेटा जी, यही तो है। यहाँ पर इस बिंदु पर तनाव ऐसे होगा और इस बिंदु पर तनाव ऐसे होगा, ये टी ले लो और ये भी टी ले लो। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतने से हिस्से का रस्सी का चित्र बना रहा हूँ, इतने से हिस्से का। तो बेटा जी F बल लगाया और पीछे की तरफ T बल लगाया। इस वस्तु के पास त्वरण तो है ही ना, जब F बल लगा रहे हो तो पूरी रस्सी त्वरण से जा रही है, रस्सी खिंच नहीं रही है, खिंचाव रहित है, अभी तान में है।
तो बेटा जी एफ माइनस टी, अब बेटा जी इसका पूरे का द्रव्यमान कैपिटल एम था, इतने से टुकड़े का द्रव्यमान कैपिटल एम नहीं है, तो मुझे नहीं पता, मान लेते हैं सर स्मॉल एम है, और तुरंत सर कैसे भी करके स्मॉल एम का मान निकाल दो। अच्छा ए का मान कैसे निकालेंगे बेटा जी, कुल बल कितना है एफ, कितने द्रव्यमान को खींच रहा है एम को, और त्वरण कितना आया ए, तो बेटा जी ए का मान एफ बटे कैपिटल एम। सर ए का मान तो आ गया, स्मॉल एम का मान। अब सुन बेटा जी, जब पूरी लंबाई एल थी तो रस्सी का द्रव्यमान कैपिटल एम था, तो एक लंबाई अगर होगी तो रस्सी का द्रव्यमान एम बटे एल, तो एक्स लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान कैपिटल एम बटे एल इंटू एक्स, और ये क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा स्मॉल एम का मान। स्मॉल एम का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया, एफ माइनस टी बराबर स्मॉल एम का द्रव्यमान कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स, और ए का मान एफ बाय एम, एम से एम कट जाएगा, एफ माइनस टी बराबर एफ एक्स बाय एल, तो बेटा जी टी इधर आ जाएगा, एफ माइनस एफ एक्स बाय एल बराबर टी, एफ कॉमन ले ले, 1 माइनस एक्स बाय एल बराबर टी, तो से पूछा क्या है बेटा जी, तुझे रस्सी में तनाव पूछा है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, एफ लघुत्तम ले ले, तो एल माइनस एक्स बाय एल, यही है बेटा जी रस्सी में तनाव, एफ इंटू एल माइनस एक्स बाय एल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो गया। चलो बेटा जी वही सेम कहानी है, कहानी की था, डीएम बाई डी टी दे रखा है, भाई तुरंत कर लो, 1 किलोग्राम पर सेकंड, बी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो एफ इक्वल टू निकाल सकते हैं बी इंटू डीएम बाई डी टी, दोनों को बना कर दे, एफ का मान आ जाएगा 5 इंटू 1 5 न्यूटन, एफ पता चल गया 5 न्यूटन, ठीक है। कितना है द्रव्यमान, ए द्रव्यमान दे रखा है एम 2 किलोग्राम, तो बेटा जी ए बराबर एफ प्राइम, एफ कितना है 5 न्यूटन, एम कितना है 2 किलोग्राम, तो बेटा जी ए का मान 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों बात समझ में आई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए बेटा जी, जड़त्व हमने सीखा, थोड़ा संवेग सीख लिया, संवेग भी सीख लिया हमने, तो आवेग भी सीख लिया बेटा जी, इसी में हमने रखा है उस आवेग को, ठीक है ना। तो बेटा जी थोड़ा सा आवेग बच रहा है, उस पर चर्चा करेंगे, अगली क्लास में सवाल भी करवाऊंगा बेटा जी, ये कोशिश करो है ना, कोशिश करो आवेग के ऊपर का सवाल, इस तरीके के सवाल जेईई मेंस में आपसे पूछ ले जाते हैं, वरना मैं तो करवाऊंगा इन सवालों को, इस तरीके के पैटर्न का एक लॉट लेके आऊंगा डिस्कस करने के लिए। अगली क्लास में स्प्रिंग बल एवं निकाय तो पढ़ाऊंगा बेटा जी, कोशिश कर रहा हूं चालू कर दूं, लेकिन उससे पहले कुछ अभ्यास करवाऊंगा प्रश्नों का, अभ्यास प्रश्न डिस्कस करने की सोच रहा हूँ, ठीक है।